हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिहिर अपनी बहन रागिनी और बीवी बेला के साथ रहता है। वो एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होता है, जिसके जरिए वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। समय के साथ रागिनी को सौरभ नाम का एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो शादी कर लेती है। और ये सब होने पर मिहिर रागिनी से बातचीत करना बंद कर देता है। भैया, मेरी बात तो सुनिए, मुझे घर में आने तो दीजिए। नहीं रागिनी, तूने शादी करने से पहले मुझे पूछा तक नहीं और खुद की मर्जी से सब कुछ किया। इसीलिए मैं तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। चली जा यहाँ से। भैया, मैंने एक गरीब लड़के से शादी की तो क्या हो गया? मैंने कोई गुनाह थोड़े किया है भैया। मुझे स्वीकारिए भैया, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ भैया। अरे एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या तुम्हारी रागिनी? चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब, हाँ नहीं तो। इस तरह बेला और मिहिर रागिनी को अपने घर से और जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। रागिनी और सौरभ इस बात से बहुत दुखी होते हैं। देखो ना सौरभ, भैया और भाभी दोनों ने मुझे पराया कर दिया है। दुखी मत हो रागिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरा यकीन मानो, समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ सौरभ। अब मिहिर और बेला दोनों रागिनी और सौरभ से बातचीत बंद कर देते हैं। एक दिन जब सौरभ कंस्ट्रक्शन साइट से घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब रागिनी को इसके बारे में पता चलता है, तब वो चिंतित होकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं, हमें जल्द से जल्द पेशेंट के दिल की सर्जरी करनी होगी। काफी खून बह चुका है और दिल पर काफी चोट भी लगी है उनके। अब पैसों का इंतजाम कर दो, वरना कहीं देर ना हो जाए। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। क्या 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी एक दिन में? हे भगवान, ये किस दुविधा में फंस गई हूँ मैं। रागिनी काफी परेशान हो जाती है और वो उसे मदद मांगने के लिए अपने भैया और भाभी के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। भैया, भाभी, मैं जानती हूँ मैंने आपके मन को बहुत ठेस पहुँचाई है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए और इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कीजिए। सौरभ की सर्जरी करनी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोटें लगी हैं उसे। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मदद कीजिए मेरी। नहीं रागिनी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। चली जाओ यहाँ से। हाँ, और जाकर कहीं और भीख मांगो, यहाँ पर मत आओ हमें सर दर्द देने। हाँ, चलो फुट जाओ अब यहाँ से। लेकिन बेला भाभी रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। बेला और मिहिर दरवाजा बंद कर लेते हैं और रागिनी की मदद नहीं करते हैं। अब बेचारी रागिनी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? कौन करेगा मेरी मदद? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे। रागिनी शाम तक कई सारे लोगों के पास बारी बारी जाकर पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता। जिसके बाद उसे गांव के किसी सेठ से उधारी पर पैसे लेने पड़ते हैं और उस तरह वो अपने पति का इलाज करवाती है। थोड़े दिनों बाद जब सौरभ धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तभी रागिनी, तुमने इतना सारा पैसा उधारी पर क्यों लिया? अब हम कैसे दे पाएंगे वो पैसे? तुम चिंता मत करो सौरभ, उस समय तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने वो फैसला लिया। सौरभ, मैंने तय किया है कि मैं अब गांव में ठेला लगाऊंगी और वहां पर खाना बनाकर बेचूंगी। उससे थोड़े बहुत पैसे आएंगे और मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सारे खर्चे और उस सेठ के पैसे भी चुका देंगे। रागिनी, लेकिन तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी अभी। नहीं सौरभ, कोई तकलीफ नहीं, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। मैं सब कुछ सही तरह से संभाल लूंगी, मेरा विश्वास करो। रागिनी अब गांव में अपना छोटा सा ठेला लगाती है और वहां पर वो तरह तरह के पकवान बनाकर बेचने लगती है। गांव वालों को उसके ठेले पर बिक रहे इतने बेहतरीन पकवान बहुत पसंद आने लगते हैं और वो उसकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। अरे वाह वाह, इतना लाजवाब खाना तो हमने आज से पहले खाया ही नहीं है। ये कचौड़ियाँ, ये छोले और भटूरे, ओए होए 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 होए। अरे सच में कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ खाया है। इसे कहते हैं असली खाना और असली स्वाद। धन्यवाद भाई साहब, आप जी भर के खाइए। चाहिए तो और भी ले लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर।
रागिनी को वो छोटा सा जो ठेला है वो बहुत भा जाता है, क्योंकि अब पूरे गांव में काफी प्रसिद्ध होने लगता है उसका वो छोटा सा ठेला, जिसके बाद वो पैसे कमाकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल देती है और वहां पर वो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान बनाकर बेचने लगती है। रागिनी का रेस्टोरेंट की खबर जब बेला और मिहिर को पता चलती है तब उन दोनों को काफी जलन होती है। देख लो मिहिर, तुम्हारी बहन कितनी आगे निकल रही है हमसे, बहुत पर निकल आए हैं ना उसके। तुम्हें क्या लगता है? नहीं बेला, रागिनी मुझसे आगे नहीं जा सकती, मैं उसे आगे जाने नहीं दे सकता। तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर उसे बर्बाद कर दें? क्यों? लेकिन कैसे बेला? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे इस खुराफाती दिमाग में कई सारे प्लान्स हैं। बेला और मिहिर दोनों मिलकर भेस बदल लेते हैं और दोनों के दोनों भेस बदलकर कोशिश करते हैं कि वो रागिनी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाएं, और ऐसा ही होता है, जहां पर वो दोनों चुपके से उसके रेस्टोरेंट के खाने में मिलावट कर देते हैं और बाद में जब ग्राहक वो मिलावट वाला खाना खाते हैं तब उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और इसके चलते गांव वाले रागिनी के रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ कर उसे खूब सुनाते हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरे रेस्टोरेंट को मत तोड़िए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैंने मिलावट नहीं की है। अरे तो क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी भूत आया था क्या, जिसने मिलावट की? कुछ भी बकवास करती हो। अरे आज के बाद अगर तुमने गांव में फिर से खाना बेचा तो हम सबसे बुरा और कोई नहीं होगा। गांव वाले अब रागिनी के खिलाफ हो जाते हैं और रागिनी इन सब से काफी दुखी हो जाती है। वहीं मिहिर और बेला को ये सब होते देख बहुत खुशी महसूस होती है। आखिर वही हुआ जो हम चाहते थे, बड़ी आई थी अपने रेस्टोरेंट को चलाने वाली, अब अपने मुंह के बल गिरेगी बुरी तरह। एकदम सही कहा तुमने मिहिर। अब बेला और मिहिर की इस चाल के कारण बेचारी मेहनती रागिनी का रेस्टोरेंट बंद पड़ जाता है, जिस कारण वो बहुत टूट जाती है। लेकिन एक दिन अचानक से तेज तूफानी बारिश आती है, जिसमें बेला और मिहिर के घर पर बिजली गरज पड़ती है और उनका घर पूरी तरह जलने लगता है। उस रात वो जैसे तैसे बच जाते हैं और उनके पास रागिनी और सौरभ के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो दोनों वहां जाते हैं और रागिनी उन्हें अपने घर में ले लेती है और अच्छे से खाना खिलाती है। रागिनी और सौरभ की ये अच्छाई देखकर मिहिर और बेला को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो रागिनी और नंदोई जी, हमने आप दोनों का हर मुश्किल समय में साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज जब हम मुसीबत में हैं तब आप दोनों ने बिना कुछ कहे हमारा साथ दिया। इससे अच्छा नाता और रिश्ता क्या हो सकता है? हाँ रागिनी, मैं तुझसे गुस्सा था क्योंकि तूने एक गरीब लड़के से शादी की, लेकिन आज समझ आया कि सौरभ और तुम दोनों कितने अमीर हो। पैसों से तो कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन सच्चा अमीर इंसान वही होता है जो दिल से, मन से और अपने अच्छे और नेक कर्मों से अमीर हो। बेला और मिहिर दोनों रागिनी को अपना गुनाह बताते हैं कि उन्होंने ही उसके रेस्टोरेंट में आकर खाने में मिलावट की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोनों पूरे गांव के सामने अपना गुनाह कबूल करके रागिनी को फिर से सबकी नजरों में अच्छा साबित करते हैं और अंत में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और रागिनी फिर से अपना नया ढाबा खोलकर गाँव में खाना बनाकर बेचने लगती है। मिथिलपुर कहकर एक गांव में हेमंत अपनी बीवी करुणा और बूढ़ी माँ नीलांबरी संग रहता है। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। हेमंत का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो अंडा बिरयानी, अंडा चावल, ऑमलेट, अंडा भुर्जी और कई सारे अंडे से बने वाले पकवान बनाकर बेचा करता है। उसके घर के आंगन में हेमंत ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी होती हैं, जिनकी वो काफी अच्छे से देख रेख करता है। माँ जी, ये हेमंत जी कहाँ चले गए? उन्हें मैंने अभी अभी नाश्ता परोसा है। करुणा बहू, हेमंत बाहर आंगन में अपनी मुर्गियों को उनका खाना दे रहा है। वो हर रोज खुद अन्न का निवाला खाने से पहले उन्हें खिलाता है। करुणा, मुर्गियों से ही तो हमें अंडे मिलते हैं और उनके अंडों से बने हुए पदार्थों से हमारा ढाबा चलता है, तो हमें उनकी देखरेख तो करनी चाहिए, है ना? उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा हेमंत बेटा। सच में हेमंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हेमंत के ढाबे पर सबसे ज्यादा अंडा चावल बिकता है। लोगों को उसके ढाबे का अंडा चावल पसंद आता है। ओए होए होए, क्या अंडा चावल है! हा, मजा ही आ गया मुझे तो इसे खाकर। सच में ऐसा अंडा चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत जायकेदार बना है ये।
हेमंत का ढाबा इस अंडा चावल के लिए ही तो जाना जाता है। यहाँ के अंडे से बने पदार्थों को खाकर तो ऐसा लगता है कि और खाएं और खाएं, मन ही नहीं भर पाता। इतने स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ हैं, और ये अंडा चावल, ओहो, ये तो इस ढाबे की जान है, जान। क्यों, सही कहा ना मैंने हेमंत भाई? जी जी, एकदम सही कहा आपने भाई। मेरे ढाबे का अंडा चावल खाने लोग दूर दूर से आते हैं, और सभी ग्राहकों का यही प्यार देखकर मुझे अपने काम को करना और अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे ढाबे की बात ही गजब है, इसीलिए तुम्हारा ढाबा इतना मशहूर है। यूं ही तरक्की करते रहो मेरे भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का एक चोर मिथिलपुर में आता है। तभी वो हेमंत के आंगन में ढेर सारी मुर्गियों को देखता है। अरे वाह, इतनी सारी मुर्गियां! इन्हें चुराकर मैं अपने गांव में जाकर दुगने दाम में बेचूंगा। चोर उन सभी मुर्गियों को रात के अंधेरे में मौका मिलते ही चोरी कर लेता है और ट्रक में भरकर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत सारी मुर्गियों को गायब देखता है, तभी वो बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? कहीं कोई उन्हें चोरी कर कर तो नहीं ले गया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा जी? हमारे ढाबे पर तो सभी अंडों के बने पदार्थ ही खाने आते हैं, अब मुर्गियों के बिना अंडे कहाँ से आएंगे? ये क्या हो गया? नहीं, मैं अपनी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हेमंत और करुणा दोनों मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद हेमंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे अपना ढाबा चलाने के लिए ना चाहते हुए भी अंडों को अंडे वाले से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंडा 5 रुपए का हो चुका है। अंडों को खरीद कर मुझे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? ढाबा बंद करने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूं, वही सही रहेगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हेमंत ढाबे से लौटकर घर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो रास्ता पार करने वाले होते हैं, और सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। साधु बाबा का एक्सीडेंट हो उससे पहले हेमंत वहां पहुंचकर साधु बाबा को साइड में कर लेता है और उनकी जान बचा लेता है। धन्यवाद बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो अब तक मेरे प्राण जा चुके होते। अरे कोई बात नहीं साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे की शिकन ये दर्शा रही है कि तुम ठीक नहीं हो। कहो बेटा, क्या पीड़ा है? क्या पता मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊं? वो बाबा, दरअसल हेमंत साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे एक नक्शा देते हैं। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? ये नक्शा एक गुफा का है, ऐसी गुफा जिसमें जाकर तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकते हो और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। वो जादुई गुफा है जो ईमानदार और नेक दिल इंसानों के अवश्य मदद करती है। ठीक है बाबा, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव बेटा। हेमंत वो नक्शा लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हेमंत कांपने लगता है। वो गुफा में जाकर मुर्गियां मांगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ही मुर्गी प्रकट होती है। ये क्या? एक मुर्गी से क्या होगा? मैंने तो कई सारी मुर्गियां मांगी हैं जादुई गुफा। हाँ हेमंत, ये एक मुर्गी कई मुर्गियों के समान ही है। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गी है और ये एक दिन में अनगिनत अंडे देती है। तुम्हें इससे जितने अंडे चाहिए ये उतने अंडे दे देगी। क्या? अरे वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। धन्यवाद जादुई गुफा, धन्यवाद। अब हेमंत उस जादुई मुर्गी को अपने घर ले जाता है और उसमें से वाकई में अनगिनत अंडे निकलते हैं, जिन्हें देख हेमंत, करुणा और नीलांबरी तीनों के तीनों चकित रह जाते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी कमाल की जादुई मुर्गी है। ये जादुई मुर्गी भी आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण ही मिली है हेमंत जी। हाँ हेमंत बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है।
उस जादुई गुफा में केवल अच्छे लोगों की ही इच्छा पूरी होती है। अब इस जादुई मुर्गी के आने से मेरे ढाबे में फिर से रौनक छा जाएगी और फिर से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा और अब मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ हेमंत जी, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करुणा। हेमंत अब उस जादुई मुर्गी के जरिए फिर से रोजाना अपने ढाबे पर अंडा, चावल और अन्य पदार्थ बनाकर बेचने लगता है और फिर से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। फिर एक दिन जब वो चोर उस गांव में फिर से आता है, तभी वो हेमंत के घर के बाहर से झांककर उसके घर में उस जादुई मुर्गी को देखता है और जादुई मुर्गी को लगातार ढेर सारे अंडे देते देख उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इसका मतलब ये एक जादुई मुर्गी है। इस मुर्गी को अगर मैंने चुरा लिया तो फिर तो मैं अंडों को बेच बेच कर करोड़पति बन जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस जादुई मुर्गी को चुरा कर ही रहूंगा। वो चोर घर खाली होते ही वहां जाता है और जादुई मुर्गी को चुराने के लिए उसके पास आता है। तभी अचानक से उस पर से पिंजरा गिरता है और चोर उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी वो जादुई मुर्गी गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा मूर्ख चोर, तू चुपचाप मुझे चोरी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, एक जादुई मुर्गी हूँ, समझा तू? मुझे माफ कर दो जादुई मुर्गी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा से चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम हेमंत और उसके परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करोगे कि तुमने ही उसकी सारी मुर्गियां चुराई थी। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। लेकिन चोर जब अपने गुनाह को कबूल करता है तब हेमंत उसे खूब मारता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जादुई मुर्गी के पिंजरे से आज़ाद होकर वो चोर अब जेल में कैद हो जाता है, जिसके बाद हेमंत उस जादुई मुर्गी के अंडे के जरिए अपना ढाबा चलाता है और बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।